नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि पूरे देश में चुनावी माहौल है, लोकसभा का रण चल रहा है। जिस तरह से जो असलियत का रण होता है उसमें जो कुशल जो पहलवान होते हैं वो अखाड़े में युद्ध करते हैं, लेकिन ये जो युद्ध है ये राजनीतिक युद्ध थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आपकी परीक्षा होती है बुद्धि की, आपकी रणनीति की। तो अगर हम बात करें तो जितने भी चुनावी योद्धा हैं मैदान में हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में चुनावी माहौल बनाने की। और जिन जिन सीटों पर वो चुनाव प्रचार करने जाते हैं वहाँ की नब्ज समझें और वो समझें कि दिक्कत क्या है उस सीट पर, और उसके बाद जितनी भी समस्याएं हैं उनको वो खत्म करें। ब्रजेश पाठक इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। उनसे हम बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि जब वो चुनावी माहौल में सभा करने जाते हैं तो किस तरह की चीज़ें वो भाप पाते हैं। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत न्यूज़ वन इंडिया में। और जहाँ तक ब्रजेश जी की बात है तो ब्रजेश जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। ये कांग्रेस के साथ भी रहे, बसपा में ये लंबे वक्त तक रहे, मायावती इनके ऊपर काफ़ी भरोसा करती थी, लेकिन 2017 के चुनावों से ठीक पहले ब्रजेश पाठक जी का थोड़ा सा हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। और ब्रजेश जी के साथ सबसे खास बात यह है कि आज जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चाहे संगठन के कार्यकर्ता हों या भाजपा के कार्यकर्ता हों, उनसे इतने अच्छे रिश्ते उन्होंने बना लिए हैं और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में मिलजुल गए हैं कि उनको देखकर नहीं लगता कि अभी ये 2017 के चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। जिस तरह से कार्यकर्ताओं का हुजूम इनके घर के बाहर खड़ा लगा रहता है, ऐसे लगता है कि पता नहीं कितने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में है। ये ब्रजेश जी की बहुत खास बात है। ब्रजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। ब्रजेश जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, और उत्तर प्रदेश में तो 80 सीटें हैं, इसलिए 80 पार का नारा तो यहाँ पर आप नहीं दे सकते। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि 80 में से 80 का लक्ष्य आपने लिया है। जब कांग्रेस का बहुत ही सुनहरा वक्त था तो उस वक्त कांग्रेस भी 80 में से 80 सीटें नहीं जीत पाई थी। तो आप लोगों के पास क्या ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आप 80 में से 80 सीटें जीतेंगे? दर्शक जरूर जानना चाहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। और जिस ढंग से 14 से 24 तक केंद्र की सरकार ने और 17 से 24 तक अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किया है, जन जन का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। माननीय मोदी जी अभिभावक के रूप में प्रदेश के जन जन में विश्वास जीत चुके हैं और एक लहर मोदी जी की उत्तर प्रदेश में चल रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरे देश में नंबर 1 पर माना गया है। लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही बेहतर शासन दे सकती है। और मोदी जी ने जिस ढंग से गरीब कल्याण योजनाओं के साथ साथ देश दुनिया के पैमाने पर विश्व बंधुत्व का नारा बुलंद किया है, लोगों का भरोसा माननीय मोदी जी के प्रति लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में मोदी जी की लहर चल रही है और 80 की 80 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। 2014 में हम 73 सीटें जीते थे, 2019 में हम 64, बाद में 2 सीट और 66 जीते थे। आज चूंकि सभी लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है, विपक्ष लड़ाई में नहीं है। जो गठबंधन इंडी गठबंधन है, जो पहले यूपीए 1 और यूपीए 2 के रूप में जाना जाता था, इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे लोगों का समूह है। समाजवादी पार्टी खासकर गुंडई, अराजकता, दंगे, भाई भतीजावाद, बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, उत्तर प्रदेश के लोगों ने इंडी गठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी। ब्रजेश जी, आपने कहा कि मोदी जी की लहर चल रही है, तो क्या ये चुनाव सिर्फ मोदी जी के फेस पर हो रहा है या आप लोगों ने भी उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ किया है कि जो हारी हुई सीटें उनको अपने दम पर आप जीत सकें? भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मार्गदर्शन में, उनकी अगुवाई में, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और पूरे देश में एनडीए 400 पार करेगा। ब्रजेश जी, मुझे थोड़ा सा वो गणित समझाइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में विकास की जहाँ तक बात है तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि विकास की गंगा यहाँ बही है और मोदी जी का बिल्कुल जो क्रेज़ है वो चरम पर है।
लेकिन बहुत सारी सीटें लोकसभा की ऐसी हैं कि जहां पर जातिगत जो गणित है उसको आप नकार नहीं सकते। भले ही उत्तर प्रदेश में आपने या पूरे देश में काम किया हो, अनुराग जी मैं स्पष्ट कर दूं, कई सीटें ऐसी हैं कि जहां पर मुस्लिम, यादव और जो अदर कास्ट है वो 50% से ऊपर है, तो उससे कैसे निपटेंगे आप? मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, यादव समाज भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अल्पसंख्यक समाज ने भी भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद पहले भी दिया है, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में अब भी लगातार अपना समर्थन दे रहा है। रामपुर, आजमगढ़ जैसी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और अमेठी भी हम पिछली बार जीते थे, इस बार रायबरेली और मैनपुरी भी जीतेंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है यादव समाज में बहुत बड़ा असंतोष है। आज यादव बिरादरी के 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और चारों अखिलेश यादव जी के परिवार के हैं। यादव बिरादरी के लोगों का कहना है कि दूसरे यादव जो परिवार हैं वो केवल वोट देने के लिए है, समर्थन करने के लिए है। आज यादव समाज भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जब से मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया है मध्य प्रदेश के अंदर, आज जन जन का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है। गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक समाज को हमने सीधे मुख्य धारा में लाने का काम किया है। उनकी पढ़ाई से लेकर के, उन पक्के आवास से लेकर के, मकान से लेकर, शौचालय से लेकर, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस के कनेक्शन, जनधन खाते और कोरोना महामारी के काल से लेकर अब तक सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जन जन का भरोसा जीता है। ब्रजेश जी, जो आपने सवाल किया, जो आपने जवाब दिया कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ अपने परिवार के जो यादव है उनको टिकट दिया है, इसको आप समाजवादी पार्टी की एक रणनीति भी कह सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखने में आया उत्तर प्रदेश में कि जब जब समाजवादी पार्टी यादवों को ज्यादा टिकट देती थी तो जो दूसरी कास्ट थी वो नाराज उनसे हो जाती थी। अपने बच्चों को जिस दिन चैनल में आप अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को सभी पदों पर बिठा दोगे, आप जान लीजिए चैनल का क्या हाल होगा। उसी ढंग से समाजवादी पार्टी ने केवल अपने परिवार के लोगों को प्रमुख पदों पर बिठा रखा है और टिकट भी उनको दिए हैं। यादव समाज आज बहुत दुखी है, ब्रजेश जी, इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ। ब्रजेश जी, थोड़ा सा अंतर है इस बात में। देखिए, अगर धर्मेंद्र यादव की बात करें तो वो कुशल राजनीतिज्ञ हैं, शिवपाल यादव को आप नहीं नकार सकते। हालांकि आप कह सकते हैं कि डिंपल यादव को आप थोड़ा सा कह सकते हैं कि सक्रिय राजनीति नहीं करती, अक्षय यादव को आप कह सकते हैं, लेकिन एक बार वो भी लोकसभा का चुनाव जीतकर अक्षय यादव आया है, तो ये तो थोड़ा सा गलत है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी में देखें तो भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से बड़े नेता ऐसे हैं जिनके 2-2 पुत्र राजनीति में हैं और एक विधायक भी है। एक जमाने में हर जनपद में यादव बिरादरी का एक बड़ा नेता चुनाव लड़ता था। इस बार क्या खास बात है, केवल एक परिवार के चुनाव लड़ेंगे? हमें अच्छी तरह याद है जौनपुर में पारसनाथ यादव जी बड़े नेता समाजवादी पार्टी के होते थे। हमें अच्छी तरह याद है संत कबीर नगर गोरखपुर में भालचंद यादव जी बड़े नेता होते थे। आजमगढ़ में उमाकांत जी बड़े नेता होते थे। ऐसे हम कह सकते हैं कि दर्जनों यादव समाज के नेता, मित्रसेन यादव जी अयोध्या में बड़े नेता होते थे। क्या कारण है? समाजवादी पार्टी को अपनी कार्यशैली पर देखना चाहिए। क्यों यादव बिरादरी उन्हें छोड़ करके जा रही है? क्यों केवल एक परिवार को आगे प्रमोट करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। अच्छा ब्रजेश जी, मुझे एक बात बताइए आप मुझे, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जो कि आपकी मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, जो चुनौती मिलने वाली है वो सपा से मिलने वाली है, जिस तरह से टिकटों को लेकर टकराव रहा और बार बार टिकट बदले, इसको लेकर आप क्या कहते हैं कि अखिलेश यादव के मन में दुविधा चल रही थी या वाकई वो रणनीति बदल रहे थे भाजपा के टिकट को देखकर? रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ का घमासान आपने देखा होगा। कोई रणनीति नहीं है, ये रणनीति कर करके आप फेस सेविंग करिए, फेस सेविंग कर रहे हैं। उनकी रणनीति नहीं, उनके पास कोई एजेंडा नहीं, कोई नीति नहीं है, कोई विजन नहीं है। पूरी तरह से समाजवादी पार्टी डिरेल्ड हो चुकी है और आने वाले चुनाव में वो 0 सीट पर आने वाले हैं। और आपको पता है कि हिम्मत नहीं किया चुनाव लड़ने की। आज प्रथम फेज का चुनाव समाप्त हो रहा है। समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन की आज तक प्रदेश में एक रैली नहीं हो पाई है। क्या कर रहे हैं? प्रदेश की जनता इनको अच्छी तरह देख रही, पास से वॉच कर रही है। 0 सीट इनको मिलने वाली है। अच्छा ब्रजेश जी, मैंने 2014 का चुनाव और आपने बहुत नज़दीक से देखा और उस तरह जो चुनाव था वो 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर था वो चुनाव भी, और पूरे देश में जनता बदलाव चाहती थी। 2019 का जो इलेक्शन था उसमें उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ बसपा और सपा का, और बड़ा ही कॉकटेल वो गठबंधन था, लेकिन उसमें भी वो बहुत करिश्मा नहीं कर पाए। लेकिन इस चुनाव में सबसे खास बात यह है कि लोगों में रिएक्शन बहुत है। अगर आप सोशल मीडिया को देखो तो सोशल मीडिया में देखिए, भले ही आप उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत जाएं, देश में आप लोगों की सरकार आई है, सरकार आ रही है ब्रजेश जी, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ जनता में बहुत रिएक्शन है। ये
गुंडई को प्रमोट करते हैं, अराजकता को प्रमोट करते हैं, दंगे कराने वाली पार्टी है, हत्या, लूट, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधियों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, बहु बेटियों की इज्जत आबरू खतरे में डालने वाली पार्टी है। इनको उत्तर प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। पहले फेज का मतदान बिल्कुल अब शुरू होने वाला है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैंने कई सीटों पर देखा, मैंने आपको भी देखा कि आप जब मेरठ गए थे तो मेरठ में एक ठाकुर समाज के नेता से आपने मुलाकात की थी और समझाने की कोशिश की थी कि भाई ठाकुरों को आप अच्छी तरह से मनाइए और वो बीजेपी के खिलाफ बात ना करें। लेकिन दो यहाँ पर पंचायत हुई और वहाँ पर एक पश्चिम में एक प्रथा है लोटे में नमक डालना, और लोटे में नमक डालकर जिस प्रत्याशी को वो समर्थन दे देते हैं तो पूरा ठाकुर समाज उसी को वोट करता है। तो आपको लगता है कि पश्चिमी की जो 4-5 सीटें हैं ठाकुरों की नाराजगी से काफी फर्क आप लोगों को पड़ेगा? अनुराग भैया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम चरण की सभी 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है। जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी तीनों लोग एक साथ थे तब भी ब्रजेश जी देखिए दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो आप बताइए। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुझे पता दिक्कत, मुझे पता दिक्कत कोई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तो समझाइए कि आखिर ठाकुर समाज आप लोगों से नाराज क्यों है? थोड़ा तो समझाइए दर्शकों को, चूक आपसे कहां हो गई? मान्यवर इंतजार करें, कोई नाराजगी नहीं है। मतदान के दिन सर्व समाज के लोग, सब लोग जुटेंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हम प्रथम चरण की और द्वितीय चरण की सभी 16 सीटों पर विजयश्री प्रचंड बहुमत के साथ हासिल करेंगे। प्रथम चरण की, द्वितीय चरण की सभी सीटों पर मुझे जाने का अवसर मिला है। हमने पास से देखा है, बैठ करके बात की है। प्रथम और द्वितीय चरण में पश्चिम से विपक्ष का, गठबंधन का, सपा का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होगा। अच्छा ब्रजेश जी, एक सवाल जनता में आमतौर पर चर्चाओं में रहता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता आता है वो बिल्कुल उसके दाग धुल जाते हैं। आप इस सवाल को किस तरह से लेते हैं? चाहे नवीन जिंदल की बात करें, झारखंड के हम नेता की बात करें, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे नेता, अभी गाजियाबाद से एक हिस्ट्री शीटर बदमाश थे, उत्तर प्रदेश, तो उनको भी आप लोगों ने बीजेपी में शामिल करा दिया। देखिए, उत्तर प्रदेश के लिहाज से मैं कह सकता हूं, अगर आपके पास कोई ऐसी सूचना है, भारतीय जनता पार्टी कानून के राज में भरोसा करती है। हमने कानून के राज को मजबूत करने का काम किया है। किसी भी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को हम प्रमोट करने वाले नहीं हैं। अच्छा ब्रजेश जी, आप मायावती जी के काफी दिनों तक आप साथ रहे, उनकी स्ट्रेटेजी को आप समझते भी होंगे जब वो बयान देती हैं या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक रैली में उन्होंने एक बयान दिया कि अगर हमारी सरकार आई तो हम यहाँ पर एक अलग प्रदेश बना देंगे, यानी कि पश्चिमी यूपी को अलग कर देंगे। देखिए, किसी सर्वे में मायावती की पार्टी नहीं है, मैं खुलकर कहूँगा, और तब किसी चुनाव में नजर नहीं आ रही है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का बयान देकर वो क्या माहौल बनाना चाहती हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर विजयश्री हासिल करेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। मोदी जी के जन कल्याण कार्यक्रम जन जन तक पहुंचे हैं। लोगों का भरोसा बीजेपी के प्रति बढ़ा है और इस समय अतिरिक्त मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ब्रजेश जी, 2011 में मायावती जी ने इस मुद्दे को उछाला था कि हम उत्तर प्रदेश में जो इतना बड़ा राज्य है इसके अलग अलग टुकड़े करेंगे। कहना नहीं चाहते अनुराग जी। अच्छा, ये बताइए, कुछ कहना नहीं चाहते। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। 80 में से 80 सीटें आप लोग जीतेंगे। आप बताएंगे कि आपके ठोस मुद्दे क्या होंगे? इतना बड़ा जो आप टारगेट लेकर चल रहे हैं कि 80 में से 80 सीटें आप जीतेंगे। पिछले 10 वर्षों का जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, 14 से 24 तक जो केंद्र की सरकार ने और 17 से लेकर अभी तक जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जनता के सामने है और विपक्षियों का भी कार्यशैली जनता के सामने है। समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रहती है, लॉ एंड ऑर्डर को ताक पर रख देती है। गुंडे, माफिया, लुच्चे, लफंगे सरकारी ठेकों की लूट करते हैं, प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करते हैं। भाई भतीजावाद चरम पर होता है। हमारी सरकार ने शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ सभी वर्गों को हम साथ लेकर के चले हैं और गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन का भरोसा जीता है। लोगों का मानना है कि बीजेपी ही बेहतर सरकार दे सकती है। अच्छा ब्रजेश जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, अभी कुछ दिन पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम यूपी के दौरे पर थे। उन्होंने एक बयान दिया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये लोग माफियाओं की कब्र पर बैठकर फातिया पढ़ते हैं और जो लोग इनको वोट देंगे तो आप ये समझिए कि वो लोग भी उनकी कब्र पर फातिया पढ़ेंगे। इस बयान को किस तरह से लेते हैं आप? क्या किसी की मौत हो जाने के बाद उसके गम में शामिल होना गलत बात है? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के अनुराग जी,
भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के सिद्धांत पर काम करती है। माननीय मोदी जी ने अपनी कार्यशैली में सबको साथ लेकर के चलने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी उसी आधार पर जन जन का भरोसा जीत रही है और जीत चुकी है। 14 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी ने वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की है। 24 के लोकसभा चुनाव में भी हम प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीत रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा इस चुनाव में कितना असर दिखाएगा? देखिए, प्रभु राम लला आए हैं, आज रामनवमी का दिन है। मैं रामनवमी की प्रदेश के सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु राम लला जिनको 500 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा इसी इंडी गठबंधन की वजह से। सर्वोच्च न्यायालय में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, इन्होंने लिखित हलफनामा दिया था, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर ही चिन्ह सवालिया निशान लगा दिए थे। आज हम कह सकते हैं माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय मोदी जी की मेहनत से आज प्रभु रामलला का भव्य मंदिर केवल शिलान्यास ही नहीं हुआ, लोकार्पण भी हुआ है। अद्भुत दृश्य लोगों को देखने का मिला है। आज प्रभु श्री राम के मस्तक पर जब भगवान सूर्य के तिलक की किरणें पड़ रही थी, अद्भुत नजारा था, रोम रोम आह्लादित था, सनातन समाज जय जयकार कर रहा था। मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों की तरफ से माननीय मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ब्रजेश जी, आज तो अखिलेश और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उन्होंने भी सबको रामनवमी की शुभकामनाएं दी। आप कहते हैं धर्म को नहीं मानते, राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। आप जानते हो ये सब मजबूरी के सनातनी है, कोट पर जनेऊ पहनने वाले लोग हैं। और जब आवश्यकता पड़ती है प्रभु राम को, जब आवश्यकता पड़ती सनातन को, तो ये हमेशा गाली देने वालों के साथ खड़े होते हैं। इन्होंने आज तक कड़ा बयान नहीं लिया, कड़ा स्टैंड नहीं लिया। जब जब सनातन धर्म को लोगों ने कुछ कहा है, यही इंडी गठबंधन के लोगों ने, चाहे चेन्नई से आवाज आई हो, चाहे आवाज वो लखनऊ से आई हो, इंडी गठबंधन के लोगों ने कभी स्टैंड नहीं लिया, हमेशा सनातन को गाली देने वालों के साथ ही खड़े रहे हैं। अच्छा ब्रजेश जी, आपने जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो आपने विपक्षियों को भी न्योता दिया, लेकिन वो लोग नहीं आए, तो आप लोगों ने परसेप्शन बना दिया कि वो राम के विरोधी हैं, इसलिए उसमें उस फंक्शन में नहीं आए। लेकिन क्या अगर फंक्शन में ना आना, उद्घाटन समारोह में ना आना, क्या राम विरोधी कहलाता है? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है भैया। प्रभु रामलला का मंदिर बना है, कोई भारतीय जनता पार्टी का मंदिर नहीं, मेरा मंदिर नहीं, ये सबका मंदिर है। प्रभु राम सबके हैं, इनको स्वयं जाना चाहिए। परसेप्शन इन्होंने क्रिएट किया है, नहीं, हमने तो। मेरा सवाल यह है कि क्या उसके लिए राम मंदिर के उद्घाटन में आना जरूरी था, या बाद में भी अगर वो चले जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी? ये उनकी इच्छा है, परसेप्शन जनता बनाती है। क्या राम भक्त होने के लिए बीजेपी ज्वाइन करना जरूरी है? नहीं नहीं, मैंने कब कहा? आपके लिए जनता देखती है, जनता नंबर देती है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन कही जाती है, जनता भगवान का रूप है। और इन 10 वर्षों में माननीय मोदी जी ने जो काम कर पाए हैं, ये उत्तर प्रदेश और देश की जनता की कृपा है। जनता ने आशीर्वाद दिया मोदी जी को, और पुनः जनता मन बना चुकी है मोदी जी के प्रति, और ये जनता ही तय करती है। लोकतंत्र में जनता को भगवान कहा गया है। दरअसल ब्रजेश जी, जनता पार्टी हमेशा जनता जनार्दन के चरणों की सेवा करके आगे बढ़ी है। दरअसल ब्रजेश जी, विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती हैं कि आपने धर्म के चक्र में ना विपक्षी पार्टियों को फंसा दिया है। आप लोगों ने धर्म का ठेका ले लिया कि आप ही भगवान को मानते हैं, विपक्षी पार्टियां नहीं मानती हैं। विपक्षी पार्टियां हैं कौन? अनुराग भैया, विपक्षी पार्टी हैं कौन? कांग्रेस पार्टी अभी तक एक जनसभा नहीं कर पाई है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिरेल्ड है। आप विपक्ष को फेल प्रदेश की जनता कह रही है, और आप भी इस बात को सच्चाई जानते हैं अच्छी तरह से। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के एक बड़े नेता कह रहे थे कि जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली नहीं हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में, दरअसल रोजे चल रहे थे, तो उसके बाद शुरू होंगी। इस पर क्या कमेंट है आपका? अपने वोट बैंक का वो लोग ध्यान रख रहे थे। दरअसल जनता है नहीं अनुराग भैया, जनता है नहीं, हिम्मत नहीं है। जनता के प्रति अपनी सरकारों के दौरान समाजवादी पार्टी ने जो अत्याचार अनाचार किए हैं, पब्लिक को फेस करने की इनके पास हिम्मत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत औपचारिकता निभाने के लिए जाएंगे, और ये हार अपनी स्वीकार कर चुके हैं जी। अच्छा ब्रजेश जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि डिप्टी सीएम के रूप में आपका कार्यकाल बहुत शानदार रहा, और सबसे अच्छी बात यह रही कि आपने दौरे किए और अपने ही डिपार्टमेंट में जो नकारा लोग थे, अस्पताल की जो व्यवस्था थी
जो खराब थी उस पर आपने उनको डांट फटकार लगाई और कहीं ना कहीं अपने डिपार्टमेंट की आपने कमियां निकाली। तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि सारी व्यवस्थाएं ठीक हो गई या अभी कुछ और करना बाकी है? नहीं, देखिए ये लगातार अनुराग जी सुधारात्मक प्रक्रिया है। हम लगे हैं, हम गुणवत्तापरक क्वालिटी हेल्थ सिस्टम प्रदेश के लोगों को प्रदान करेंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। लेकिन अखिलेश यादव ने इस पर भी सवाल उठाया, कहा कि भाई प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था वो ठीक नहीं है। खुद डिप्टी सीएम जाकर इनको कहिए कि अपने समाजवादी पार्टी के लोगों को कहो कि अपने गिरेबान में झांक करके देखें। सरकारें इनको भी चलाने का 4 बार अवसर मिला है, लेकिन कभी अस्पताल जाकर के झांक करके भी नहीं आते थे, धोखे से भी नहीं जाते थे कि अस्पताल का क्या हाल है। आज हम कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश में जागरूक सरकार है, जन जन का भरोसा जीतने वाली सरकार है, जन कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से जन जन तक पहुंचने वाली सरकार है। ये लोगों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, माताओं बहनों की सरकार है, किसानों की सरकार है। ये पहली बार है जब सर्व समाज सरकार को समर्थन देने के लिए घर से निकल करके माननीय मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ब्रजेश जी, अंत में 2 सवाल आपसे और लूंगा। ये सवाल राजनीति से थोड़ा सा अलग है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बड़े मंत्री हैं, उनकी अधिकारियों से बनती नहीं है, अधिकारी उनके काम नहीं कर रहे हैं। क्या आपके पास भी इस तरह की शिकायतें आती हैं कभी? ये इस प्रकार अनुराग जी, ये लोकतंत्र में होता है और लोकतंत्र में समन्वय सबसे बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी समन्वय बनाकर सबको साथ लेकर के चलती है। अंत में आपसे एक सवाल मेरा ये है कि जो टफ सीट है आपकी उत्तर प्रदेश में, वो कौन सी, किसको मानते हैं कि जो सबसे ज्यादा, जिस पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी? देखिए, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों को अपनी घर मानती है और सभी सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। चलिए ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। ब्रजेश जी की सबसे खास बात यह है कि इनसे आप कैसे भी सवाल पूछ लीजिए, लेकिन जो जवाब है वो अपनी मर्जी से देंगे, कभी इनसे कोई भी खबर नहीं निकाल सकता। तो ये ब्रजेश जी की सबसे खास बात है। आपने देखा कि मैंने कई सवाल उनसे पूछने की कोशिश की, लेकिन कई बार जवाब इसलिए भी नहीं दे पाते शायद कि कई जगह उनके रिलेशन होते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम के रूप में ब्रजेश पाठक का कार्यकाल बहुत शानदार चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जिस तरह से उन्होंने कहा अपने डिपार्टमेंट में कि मैं लगातार छापेमारी की कार्रवाई करता रहता हूँ और जो चीज़ें दुरुस्त करने की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहेगी।